हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंसार और आप सबका स्वागत है क्राइम स्टोर के इस चैनल पर। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। कई बार हम कुछ ऐसी कहानियां सुनते हैं जिन पर हमें यकीन नहीं होता कि ये सच हैं, लेकिन जब हम पता करते हैं तो पाते हैं कि फैक्ट सही हैं और ये सिर्फ अफवाह नहीं है। ये एफआईआर और कोर्ट के दस्तावेजों में दर्ज हो चुके थे। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है कि हमें यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। और ये केस सिंगापुर पुलिस की फाइलों और कोर्ट में दर्ज हो चुका है। यह सिंगापुर के इतिहास का सबसे विचित्र मामला है। तो चलिए हम अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। 34 साल का अयाकानू नाम का एक शख्स आर्चर रोड प्रेस्बिटेरियन चर्च के पीछे सिंगापुर में एक छोटे से घर में रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था नगराता। दोनों के 3 बच्चे थे। अयाकानू पब्लिक यूटिलिटीज बोर्ड द्वारा संचालित हॉलीडे शेल्टर में केयर टेकर के तौर पर काम करता था। वे वहां खुशी खुशी रह रहे थे। वे बहुत अमीर नहीं थे, फिर भी जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक सुबह अयाकानू की पत्नी नगराता पास के जूस यार्ड पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है कि मेरे पति 6 दिनों से घर नहीं लौटे हैं। पुलिस को भी थोड़ा होश आता है और पूछती है कि वह 6 दिनों से वापस नहीं आया है, पर तुम हमें यह बताने के लिए अब आ रही हो, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि वह अक्सर बाहर जाता है और 2-3 दिन में लौट आता है, लेकिन इस बार वह वापस ही नहीं आया, इसलिए मुझे अब चिंता हो रही है। फिर उन्होंने पूछा कि वह कहाँ जा सकता है, क्या आपके पास कोई जानकारी है? तो उसने उन्हें बताया कि उसने कहा था कि वह जुए में हाथ आजमाने के लिए जेंटिंग हाईलैंड्स मलेशिया जा रहा है। अब पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने और जांच शुरू करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन 4 दिन बीत जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चल सका। हाथ में कुछ भी नहीं आया। नगराता हर दिन पुलिस स्टेशन आती है, लेकिन पुलिस यह नहीं बता पाई कि उसका पति कहाँ गायब है। कुछ हफ्तों के बाद पुलिस थक जाती है और अन्य मामलों में व्यस्त हो जाती है और इस मामले को पीछे छोड़ देती है। अब लगभग महीना बीत जाता है। अब नगराता भी अपने पति को भूलकर अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। अब उसने पुलिस स्टेशन आना भी बंद कर दिया था। 3 साल बीत जाते हैं। किसी को पता नहीं चल सका कि अयाकानू कहाँ गायब हो गया है। अब साल 1987 आ जाता है। अयाकानू के 3 साल से लापता होने के बाद एक दिन पुलिस के लिए काम करने वाले अलग मलाई नाम के एक जासूस को उसकी पेजर मशीन पर एक मैसेज मिलता है। तो एक वरिष्ठ जासूस को अपने जूनियर से एक मैसेज मिला कि उसके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है जिसे वह उनके साथ शेयर करना चाहता है। इसके बाद अलग मलाई उसे ऑफिस बुलाते हैं और फिर उसने जो कुछ भी बताया उन्हें उस पर विश्वास ही नहीं होता है। पहले तो वे हंसे और बोले, तुम पागल हो या फिर शायद नशे में। तुम कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास कर सकता है? उसने अलग मलाई को बताया कि अयाकानू नाम का एक आदमी 1984 से लापता है। उसे 12 दिसंबर 1984 की उसी रात 3 लोगों ने मार डाला था, जिस रात वो गायब हो गया था। और उसका शरीर कभी बरामद ना हो, इसलिए हत्यारे ने पहले तो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर उसके गोश्त को एक बड़ी कढ़ाई में पकाया और एक प्रकार की करी बनाई और फिर इसे पैकेट में चावल के साथ भरकर पड़ोसियों को खिलाते हैं। कहते हैं कि उस डिश को कम से कम 30 से 40 लोग खाते हैं और बाकी बची हुई करी को वो लोग ट्रस्ट में फेंक देते हैं और किसी को शक भी नहीं होता है कि ये इंसानी गोश्त से बनी हुई करी डिश है। और उसने उन्हें बताया कि उन्होंने उसकी बड़ी हड्डियों को चारों दिशाओं में फेंक दिया था। यह सब सुनकर अलग मलाई हंस पड़ते हैं और बोले, ये कैसी जानकारी तुम मुझे दे रहे हो? यह कैसे मुमकिन है कि किसी ने किसी की हत्या कर दी और उसके मांस को चावल के साथ पकाया और लोगों में बांट दिया, लेकिन कोई नहीं जानता। जासूस अलग मलाई को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उनका इन्फॉर्मर उनसे बार बार आग्रह कर रहा था कि उसकी सभी बातें चमकते सितारों की तरह सच हैं। इसके बाद अलग मलाई सिंगापुर सीआईडी ऑफिस पहुंचते हैं और उन्हें अपने जूनियर से मिली सारी जानकारी बताते हैं। वे सभी उस समय पहले उन्हीं की तरह हंसते हैं और इस कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अलग मलाई ने कहा कि मेरा जूनियर मेरे लिए बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, वह मेरे साथ मजाक नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि उसने मुझे सही जानकारी दी है, लेकिन उन्होंने फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया
और कहा कि ठीक है, आप इस केस को अपने तरीके से जारी रखें और इसकी जांच करें। पहले आप इस केस से जुड़ी बुनियादी चीजों की जांच करें, या पता लगाएं कि क्या कभी इस नाम का कोई आदमी था और क्या वह कभी लापता हुआ था, और हमें वीकली अपडेट देते रहें। अलग मलाय समझ गए थे कि सीआईडी अधिकारियों को इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वे जानते थे कि उनके जूनियर ने उन्हें सही जानकारी दी है, इसलिए उन्होंने इस मामले में दिलचस्पी दिखाई और सीआईडी अधिकारियों के कहे अनुसार जांच करने का फैसला किया। अब उनके पास 3 क्लू थे। एक आदमी जिसका नाम अयाकानू है, वह दिसंबर महीने और साल 1984 से लापता है। उन्होंने दिसंबर 1984 में गुमशुदा हुए लोगों की तफ्तीश करना शुरू कर दी। उन्हें तलाश थी तो बस एक मिसिंग कंप्लेन जो अयाकानू नाम के शख्स पर दर्ज हो। वह उसकी तलाश के लिए कई पुलिस स्टेशनों पर गए। फिर काफी मशक्कत के बाद एक दिन वह जूश यार्ड पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां 4 साल पहले नगराता अयाकानू की पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने 1984 साल के गुमशुदा लोगों की फाइलें मांगी और उसमें अयाकानू नाम तलाश करने लगे। तभी अचानक उन्हें अयाकानू नाम मिल जाता है और पता चला वह 12 दिसंबर 1984 से लापता है और उसकी पत्नी नगराता ने 18 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। अब वह पूरी तरह से अपने जूनियर पर भरोसा कर सकते थे कि उसने एक पुख्ता जानकारी दी है। अब अलग मलाय सीआईडी कार्यालय भागते हैं और उन्हें सारी जानकारी देते हैं जो उन्हें तफ्तीश के दौरान मिली थी। उन्होंने बताया कि इसी नाम का एक व्यक्ति अयाकानू दिसंबर 1984 से लापता है, इसलिए अब यह साबित हो गया था कि इस नाम का एक व्यक्ति कभी हकीकत में था और वह लापता हो गया और केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। उसने अधिकारियों से कहा कि अब आपको इस केस पर काम करना चाहिए, लेकिन सीआईडी अधिकारियों ने कहा कि हम अन्य मामलों में व्यस्त हैं। हम चाहते हैं कि आप इस मामले की जांच जारी रखें और अधिक जानकारी प्राप्त करें, हत्यारे का पता लगाएं और उसके मांस को करी बनाने की सच्चाई की जांच करें। जासूस अलग मलाय को इस मामले में दिलचस्पी हो गई थी, इसलिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जांच करते करते 2 महीने बीत गए। उन्हें 9 जनवरी को पेजर पर मैसेज मिला था और पूरा जनवरी और फरवरी इसी केस के बारे में जांच करते करते निकल जाता है। उन्होंने नगराता अयाकानू की पत्नी और उसके पड़ोसियों से मुलाकात की और लगभग 30 लोगों से बातचीत की। वह उस कंपनी के मालिक से भी मिले जिसके माध्यम से अयाकानू काम किया करता था। मालिक ने उन्हें बताया कि अयाकानू 12 दिसंबर को काम पर आया था। वह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, कुछ भी अजीब नहीं था। उसने 21 और 22 दिसंबर की छुट्टी भी ली थी और मैंने उसकी छुट्टी एक्सेप्ट भी कर ली थी, लेकिन 12 दिसंबर को काम के बाद वह न जाने कहाँ लापता हो गया। अब अलग मलाय सोचते हैं कि अगर उसने 21 और 22 दिसंबर को छुट्टी ली थी तो वह 12 दिसंबर को कहीं क्यों जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने अयाकानू से संबंधित लगभग 30 लोगों से बात की और यह सब करने के बाद वो सीआईडी ऑफिस पहुंचते हैं और आखिरी रिपोर्ट देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले की बहुत ही गहनता से जांच की है और अब मैं अपना ओपिनियन साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में कुछ लोगों पर शक है जिन्हें हम अपराधी मान सकते हैं। सबसे पहले खुद अयाकानू की पत्नी नगराता। सीआईडी अधिकारी ने पूछा वो क्यों? उन्होंने कहा कि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिससे मुझे उस पर शक होता है। सबसे पहले 12 दिसंबर को अयाकानू लापता हुआ था, लेकिन उसने 6 दिनों तक इंतजार किया और 6 दिनों के बाद वह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गई। उसने 6 दिनों तक इंतजार क्यों किया? दूसरा, उसने अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट में कहा कि अयाकानू जुए में हाथ आजमाने के लिए जेंटिंग हाईलैंड्स गया था, लेकिन उसकी स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं थी। वह गरीब था और उसके पास जुए के लिए पैसे ही नहीं थे, इसलिए यह झूठ लगता है जो उसने पुलिस से कहा था। और तीसरा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अयाकानू के मालिक ने जासूस को बताया था कि उसने 21 और 22 दिसंबर के लिए छुट्टी ली थी, इसलिए वह इससे पहले कहीं नहीं जा सकता। लेकिन नगराता ने पुलिस को बताया कि वह 12 दिसंबर को जुआ खेलने गया था, जिससे साबित होता है कि उसने इस बारे में झूठ बोला था। अब ये सभी बातें संकेत देती हैं कि नगराता कुछ छिपा रही थी जो वह जानती थी। तो पहली आरोपी है उसकी पत्नी। अब अगर हम आगे की बात करें तो जैसा कि जूनियर जासूस ने बताया कि उन्होंने उसके शरीर को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और एक करी डिश बनाई, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। कम से कम एक महिला तो अकेले यह काम नहीं कर सकती। इसके लिए पेशेवर लोगों की जरूरत है जो मटन की दुकान में काम करते हों।
जहाँ कसाई मांस और मांस काटने का सामान बेचता है, क्योंकि इस तरह की जगह का इस्तेमाल सबूत मिटाने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि वहाँ हमेशा खून और मांस की गंध आती रहती है, इसलिए कोई भी उन पर शक नहीं कर सकता। और उनके पास चाकू होते हैं जिनका इस्तेमाल वे आसानी से मांस काटने के लिए करते हैं। तो जासूस को पूरा यकीन था कि अयाकानू के शरीर को काटने के लिए किसी मटन की शॉप का इस्तेमाल किया गया था। तो यह साफ था कि उसकी पत्नी अकेले यह काम नहीं कर सकती, इसमें कुछ और लोग भी शामिल थे। जब उन्होंने इसकी और जांच की तो उन्हें पता चला कि नगराता के 3 भाई हैं और वे सभी शादीशुदा हैं। उसके 2 भाई सिंगापुर के वित्त मंत्रालय में काम करते थे और एक भाई जिसका नाम बालाकृष्णन चंद्रा था, वो एक मटन शॉप में बूचर का काम किया करता था। और एक बात और पता चली कि अयाकानू कभी कभी शराब पीता था और जांच के दौरान उसके पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि जब वह शराब पीता था तो बहुत गुस्सा हो जाता था और अपनी पत्नी को पीटता था। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या उसकी हत्या की यही वजह थी कि अयाकानू अपनी पत्नी को पीटता था, इसलिए उसकी पत्नी और उसके भाई उससे नाराज थे। इसी वजह से उन सभी ने मिलकर उसे मार डाला। अभी यह सब सिर्फ कहानी लगती है, लेकिन जासूसी दिमाग इस केस पर तेजी से काम कर रहा था। इसलिए अब वह एक बार फिर सीआईडी ऑफिस पहुंचते हैं और उन्हें अपनी जांच के बारे में बताते हैं। अब सीआईडी को भी यह मामला दिलचस्प लगता है और उन्होंने सोचा कि यह मामला सुलझाने लायक है। इसके बाद उन्होंने कुछ घरों पर छापा मारने का फैसला किया, जहां उन्हें लगता था कि इस केस के बारे में कुछ सबूत और सुराग मिल सकता है। हालांकि 3 साल बीत चुके थे। 7 मार्च 1987 को सीआईडी द्वारा आदेश मिलने के बाद उन्होंने 5 जगहों पर छापा मारा। पहला अयाकानू का घर, जहां वह अपनी पत्नी नगराता के साथ रहता था, और नगराता के 3 भाइयों के घर और नगराता की मां के घर पर, और एक मटन शॉप जहां चंद्रा काम किया करता था, लेकिन उन्हें कोई सुराग या सबूत नहीं मिला। इसके बाद सीआईडी ने नगराता और उसके 3 भाइयों और उनकी पत्नियों और साथ ही साथ उसकी मां को भी गिरफ्तार करने का फैसला किया। वे उन सभी को पुलिस स्टेशन में लाते हैं और उनसे पूछताछ करना शुरू करते हैं, लेकिन उन सभी ने पुलिस के आरोपों को खारिज कर दिया और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। कई दिनों की मशक्कत के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया। पुलिस जानती थी कि वह उन्हें ज्यादा दिन तक हवालात में नहीं रख सकती और अभी तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। फिर एक दिन नगराता के एक भाई ने स्वीकार किया कि उन्होंने उसी रात 12 बजे आर्चर रोड पर बने प्रेस्बिटेरियन चर्च के अंदर, जहां पर नगराता का भाई बालाकृष्णन चंद्रा कुछ वक्त से केयर टेकर के तौर पर काम कर रहा था, अयाकानू का कत्ल कर दिया था। फिर उसके बाद उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके करी डिश बनाकर पूरे सिंगापुर के ट्रश बिन में फेंक दिया था। उन्होंने पूछा कि तुमने उसे क्यों मारा। उसका कहना था कि अयाकानू मेरी बहन को पीटता था और हम इस बात से खुश नहीं थे। फिर हमने बदला लेने का फैसला किया और जब 12 दिसंबर 1984 को अयाकानू काम से वापस लौटा तो नगराता के भाई चंद्रा ने उसे उसके घर के पीछे बने प्रेस्बिटेरियन चर्च, जहां वो काम करता था, उसे बुलाया। फिर आयरन रोड से अयाकानू के सिर पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही अयाकानू की मौत हो जाती है। फिर वो मटन की शॉप से चाकू लाता है और उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। चूंकि चंद्रा बूचर का काम करता था, इसलिए उसे ऐसा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इसके बाद हमने उसकी सभी बड़ी और छोटी हड्डियों को इकट्ठा करके एक प्लास्टिक के थैले में भरकर चारों दिशाओं में फेंक दिया था, ताकि वह कभी मिल न सके। इसके बाद हम एक बड़ी कढ़ाई लाए और उसमें सब्जियां डाली और अयाकानू के मांस के टुकड़ों को मिलाया और करी डिश बनाई। फिर हमने चावल पकाया और उसके बाद हमने उस करी और चावल को पैकेट में पैक किया और अपने सभी पड़ोसियों को आमंत्रित किया। एक विशेष डिश के तौर पर उन्हें खाने को दिया। कथित तौर पर उस करी को लगभग 40 से 50 लोगों ने खाया और इसी वजह से यह केस करी मर्डर केस के नाम से फेमस हुआ। यह सुनने के बाद सीआईडी सभी के खिलाफ आरोप पत्र बनाकर कोर्ट में मामला दायर करती है। यह सब सुनने के बाद पहली सुनवाई में जूरी ने सीआईडी से कहा कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है और क्लाइमेक्स से भरी है, लेकिन कोई सबूत नहीं है आपके पास। ना तो शरीर है और ना ही ब्लड सैंपल। यहाँ तक कि आप मर्डर वेपन ढूंढने में भी नाकाम रहे हैं, इसलिए इस कहानी का कोई फायदा नहीं है। और उसी दिन जूरी ने उन सभी को रिहा करने का आदेश दे दिया। लेकिन सीआईडी ने फिर रिक्वेस्ट किया और कहा कि ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी जांच से यह साबित हो गया है कि अयाकानू अब जीवित नहीं है।
वरना वो लौट कर वापस आ गया होता। 3 साल हो गए हैं लेकिन वो नहीं आया, तो कम से कम ये तो सच है कि उसकी मौत हो चुकी है। जूरी इसे स्वीकार कर लेती है और उन्होंने आगे कहा कि नगराता के एक भाई ने हिरासत में आया कानू की हत्या की बात स्वीकार कर ली थी, लेकिन अब अदालत में वह इससे इनकार कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप 5 महिलाओं को रिहा कर सकते हैं, लेकिन हमें नगराता के 3 भाइयों की कस्टडी दे दें ताकि हम आगे की जांच कर सकें। अनुरोध के बाद जूरी ने उनके तर्क को स्वीकार कर लिया और उन्हें नगराता के 3 भाइयों की हिरासत दे दी और नगराता और उसकी मां और उसके भाइयों की पत्नी को रिहा कर दिया। नगराता के भाई लगभग 4 साल तक जेल में रहे, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल सका और 4 साल के बाद उसके तीनों भाइयों ने याचिका दायर की कि वे 4 साल से जेल में हैं और कब तक जेल में रहेंगे, जबकि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। फिर जूरी ने भी सोचा कि अब इन्हें जेल में रखना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें 1991 में रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद भी पुलिस सुराग या सबूत के लिए कई सालों तक उनका पीछा करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतता जा रहा था और लोग इस करी हत्याकांड के बारे में भूलने लगे थे, लेकिन अचानक 1995 में फिर से लोग इस मामले पर बात करने लगे, जब एक सीरियल कंपनी ने इस मामले पर एक सीरीज बनाई और नगराता के भाई ने भी उस सीरीज को टीवी पर देखा और महसूस किया कि निर्देशक ने उन्हें सीधे तौर पर दोषी ठहराया है, क्योंकि उन पर हत्या करने और मानव शरीर की करी डिश बनाने का आरोप है। इसके बाद वे तीनों कोर्ट गए और उस सीरियल कंपनी पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने 3 भाइयों को इस बात से नकार दिया कि सीरियल कंपनी ने उन्हें बदनाम किया है, क्योंकि उन्होंने जो भी प्रसारित किया था वह पुलिस और अदालती दस्तावेजों के अनुसार था और उन्होंने उनके वास्तविक नाम का उपयोग नहीं किया था या कुछ ऐसा जो उन्हें सीधे तौर पर इंगित करता हो। तो वो तीनों भाई वो केस हार जाते हैं और उसके बाद अब तक कोई खबर नहीं है। लेकिन सिंगापुर पुलिस का मानना है कि नगराता के तीनों भाई इस मामले में दोषी थे, लेकिन उन्हें सजा नहीं मिल सकी क्योंकि पुलिस को कभी इस मामले में कोई सबूत नहीं मिल सका। 39 साल बीत गए हैं, लेकिन ये आज भी एक रहस्य है कि आखिर उस रात क्या हुआ था और मास्टरमाइंड कौन है। आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें। हम अपने अगले क्राइम वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।